नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में विषय जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन। इसके अंतर्गत हम सब इससे पहले नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और अब जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे युग्मक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। अब जो नर होगा, पुरुष जो होगा, उसमें शुक्राणु का निर्माण होगा या मेल गैमीट बनेंगे, उसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। और जो मादा होगी या स्त्री होगी उसमें एग का निर्माण होगा, उसको कहेंगे oogenesis या अंडाणु जनन। तो हम सबसे पहले देखते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन में सबसे पहले होगा स्पर्मेटिड्स का निर्माण। ठीक है, स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। उसके बाद इसमें जो अवस्था आएगी वो आएगी स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटिड में सबसे पहले गुणन अवस्था आएगी, उसके बाद वृद्धि अवस्था आएगी, फिर परिपक्वन अवस्था आएगी। गुणन अवस्था में स्पर्मेटोगोनियन सेल स्टेम सेल जो होगी उससे पहले स्पर्मेटोगोनियम बनेगी और स्पर्मेटोगोनियम के बाद में फिर वृद्धि अवस्था के दौरान प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी और उसके बाद ये 4 सेल स्पर्मेटिड्स की बन जाएंगी। यानी यहाँ तक इसमें समसूत्री विभाजन होगा और विभाजन होने के बाद स्पर्मेटोगोनियम बनेंगी, इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी और यहाँ से ये अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी और उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड्स का निर्माण करेगी। इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 2 तरीके के विभाजन चलते हैं और ये बहुत ही आवश्यक है। ये केवल जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जबकि समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। ये मैंने पहले ही बताया था। समसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक कोशिका से बनेंगी 2 कोशिका और गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, समान होगी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जैसे यहाँ से ये हुआ, यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक कोशिकाओं में जैसे ये 46 है, यहाँ पर भी 46 होंगे, यहाँ पर भी 46 होंगे और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो मैंने बताया था कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेंगी, 4 कोशिका बनेंगी और इन 4 कोशिकाओं में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, आधी। ठीक है, तो इनमें सेकेंडरी यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 2 कोशिका बनेंगी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। लेकिन इसके बाद जो इसकी 4 कोशिका बनेंगी, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, आधी होगी। यानी इसमें कैसी होगी, 23 गुणसूत्रों की संख्या इसमें होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 3 अवस्थाएं आएंगी। उसके बाद स्पर्मेटिड का कायांतरण होगा। स्पर्मेटिड का कायांतरण होगा जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होगा। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद आएगा अंडाणु जनन या oogenesis। इसमें भी 3 अवस्था होती हैं, पॉलीफेरेशन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं जो ऊपर की हैं, पॉलीफेरेशन प्रवस्था और वृद्धि प्रवस्था, ये जब शिशु माता के गर्भ में होता है या मादा शिशु माता के गर्भ में होगा, ये अवस्थाएं तभी पूरी हो जाती हैं। ठीक है, ये दोनों अवस्थाएं पॉलीफेरेशन और वृद्धि प्रवस्था तभी ही पूरी हो जाती हैं। इसमें पॉलीफेरेशन अवस्था में क्या बनता है, ओगोनियम बनता है और जबकि वृद्धि अवस्था में क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा। और ये परिपक्वन अवस्था जो है ये मादा के अंदर 11 से 45 साल तक चलती है, जिसमें एक एग बनता है। देखिए प्राइमरी oocyte है, जिससे डिवीजन से क्या बनेगा, एक प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी और एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। पोलर बॉडी नष्ट हो जाती है और सेकेंडरी oocyte में उसके बाद दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और दूसरी ओटिड बनेगी। जो सेल बनेगी उसको क्या कहेंगे, ओटिड बनेगी और उस ओटिड से क्या होगा, उस ओटिड से ओवम या अंडाणु का विकास होगा। ठीक है, उस ओवम या अंडाणु का विकास होगा। तो जो नर होगा उसके अंदर क्या बनेंगे, उसके अंदर शुक्राणु बनेंगे और जो मादा होगी उसके अंदर अंडाणु बनेंगे। और इसके बाद जो क्रिया आती है, इसके बाद क्रिया आएगी निषेचन।
या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में ये स्पर्म और ये अंडाणु आपस में फ्यूज होते हैं। मेल गैमीट इसे कहेंगे नर युग्मक या शुक्राणु या स्पर्म, और इसे कहेंगे फीमेल गैमीट या ओवम, और दोनों का फ्यूजन होगा, इसका और इसका, जिसे क्या कहेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनेगा यहाँ पर? जाइगोट। ठीक है। नर युग्मक में कितने गुणसूत्र थे? 23, और मादा युग्मक में भी कितने थे? 23, और यहाँ पर 23 प्लस होने के बाद क्या बनेंगे? 46। ठीक है, यानी 23 गुणसूत्र किससे आएंगे? पिता से आएंगे, और 23 गुणसूत्र किससे आएंगे? मादा से आएंगे और माता से आएंगे, और यहाँ पर गुणसूत्र कितना होगा? 46। ठीक है। संतान जो कि उसके अंदर माता और पिता दोनों के आधे आधे लक्षण होंगे, इसलिए ना तो वो बिल्कुल माता के जैसी होती है, ना ही बिल्कुल पिता के जैसी होती है, वो अपने आप में एक अलग प्रकार की होती है। अब एक चीज़ और समझते हैं, जैसे पुत्र या पुत्री का होना, जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में वो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 23 जोड़ी। पहला जोड़ी जैसे XX हो गया, उसके बाद फिर दूसरा भी XX, फिर X और X, ऐसे करते करते ये यहाँ तक कितने हो गए? 22 जोड़ी कैसे होंगे? X और X होंगे, यानी 22 जोड़ी नर और मादा में क्या होंगे? समान होंगे। मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, ये 22 में जोड़ा हो गया। 22 जोड़ी क्या होंगे? दोनों में समान होंगे, यानी ये, लेकिन 23वां जोड़ा क्या होगा? पुरुषों में X और Y होगा और स्त्रियों में X और X होगा, यानी इसके सारे जोड़े एक जैसे होंगे। ये जो 22 जोड़ी होंगे इनको कहेंगे ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र। जिनके अंदर कौन सा डिवीजन चलता है? समसूत्री विभाजन। जिनके अंदर चलता है समसूत्री विभाजन। एक कोशिका 2 कोशिका बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। हमारे शरीर में वृद्धि होना या घावों का भरना वो इस वाले विभाजन पर निर्भर करता है। और जबकि 23वां जोड़ा क्या होगा? इसमें मैंने बताया XY और XX होगा, तो ये किस में होते हैं? ये होते हैं लिंग गुणसूत्र के अंदर, यानी ये शुक्राणु के अंदर होंगे और ये ओवम के अंदर होंगे। ठीक है। अब जब इनका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा, तो क्या होगा? ये 23 जोड़े में से 23 जाएंगे केवल, यानी कि एक ये चला गया, एक ये चला गया, हर जोड़े में से, प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणसूत्र जाएगा। तो यानी ये 23 जोड़ी हैं, तो 23 जोड़ी में से एक एक गुणसूत्र जाएगा, तब 23 बनेंगे। तो यदि ये X वाला चला जाएगा तो X गुणसूत्र वाले क्रोमोसोम बनेंगे, और यदि ये Y वाला आ जाएगा गुणसूत्र तो Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, X गुणसूत्र वाला जाएगा तो X गुणसूत्र वाले शुक्राणु, और Y वाला जाएगा तो Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु। अब यदि यहाँ पर ये मान लीजिए स्पर्म या शुक्राणु ऐसा है जो Y वाला है, और इसके अंदर तो X या X होते हैं, कोई से भी समान है, तो Y और X यदि मिलेंगे, ठीक है, तो X और Y, तो यानी ये क्या हुआ? ये पुत्र होगा। लेकिन अगर ये स्पर्म X वाला है तो X और X ये मिलेंगे, तो क्या होगा? ये पुत्री हो जाएगी। ठीक है। यदि स्पर्म Y वाला किससे मिलेगा? एग से मिलेगा, तो X और Y हो जाएंगे, यानी ये वाला, तो संतान कैसी हो जाएगी? मेल। और यदि स्पर्म Y वाला मिल जाएगा किससे? एग से, ठीक है, तो मेल हो गया। लेकिन अगर X वाला मिलता है एग से तो क्या होगा? X और X लास्ट में हो जाएगा, तो इस संतान कैसी हो जाएगी? ये फीमेल संतान हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये युग्मक जनन हमारा पूरा होता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।
इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, सिर या हेड, ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, जिसको इंग्लिश में नेक कहेंगे, मध्य भाग, मिडिल पीस और पूंछ। इसका पहले डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। ये हेड हो जाएगा, ये नेक हो जाएगी, और इसके बाद ये इसका मिडिल पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भरे होंगे, और ये टेल, ये इसका पार्ट हो जाएगा हेड, और ये जो पार्ट है इसका, ये नेक हो जाएगा, और ये मिडिल पीस, और ये वाला जितना पार्ट है यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेल। ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इतना, ये वाला हिस्सा, ये इस टाइप से बना सकते हैं। ये बना हुआ होता है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम ये वाला हिस्सा इसको कैप भी बोल सकते हैं, इसकी कैप जैसे स्ट्रक्चर है। ये वाला हिस्सा गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का बना होता है, जो अंडाणु की बाहर की लेयर को भेदने के काम में आता है, ठीक है। करोड़ों स्पर्म, एक बार में करोड़ों स्पर्म बॉडी से निकलते हैं, और उसके बाद जब वो करोड़ों जाते हैं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, ये शुक्राणुओं को रनिंग करने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। और ये टेल इसको घूमने के लिए, इसको मुड़ने के लिए, या इसको तेज़ी से रनिंग करने के लिए ये इसको सहायता प्रदान करती है। जैसे ही एक शुक्राणु एग की दीवार पर जाता है तो वो क्या करता है, ये एक्रोसोम क्या करेगा, उसकी एग की दीवार को हल्का सा नष्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस उसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। और उसके बाद अंडाणु क्या करेगा, जब कोई दूसरा शुक्राणु आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और उस दीवार पर क्या है, वो दीवार को नष्ट नहीं कर पाता। केवल एक ही जो पहला स्पर्म होगा जो एग से जाकर टच होगा, केवल उसी से ही क्या होगा, उसी से फर्टिलाइजेशन होगा। अब इसमें ये हेड हो गया, इसके अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये नेक बता दी, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो इसको एनर्जी प्रदान करती हैं। ये 12 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होती हैं जो इसको एनर्जी प्रदान करती हैं, और ये इसकी पूंछ है जो इसको रनिंग करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया शुक्राणु की संरचना। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आर्तचक्र या ऋतुस्राव किसे कहते हैं, या इसे इंग्लिश में कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसको रजोधर्म भी कहते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक LS और FSH द्वारा जो हार्मोन होते हैं उनके द्वारा इसका नियंत्रण होता है। इनका नियंत्रण इन दोनों हार्मोन के द्वारा
होता है। और जो मासिक परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ऋतुस्राव या आर्तचक्र कहते हैं। जो एग बनता है वो लगभग उसका चक्र 28 दिन का होता है, ठीक है। एग बनेगा और जो वृद्धि अवस्था आएगी, ठीक है, और गुणन अवस्था आएगी, वो तो उसके बाद परिपक्वन अवस्था जो आती है उसका 28 दिन का चक्र होता है। तो 28 दिन के चक्र के बाद जब वो एग बन जाता है तो वो वेट करता है कि कोई स्पर्म आएगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन यदि उस अवस्था में कोई स्पर्म उस तक ना पहुँचे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वो एग जो होगा, जो बना होगा एग, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डिस्ट्रॉय होने के बाद वो गर्भाशय की दीवार से निकलेगा और डिस्ट्रॉय होगा और ब्लीडिंग के रूप में वो वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगेगा, ठीक है। उसमें म्यूकस और ब्लीडिंग दोनों होती हैं और उसके लिए ये आने लगेगा। तो मादाओं में होने वाला ये मासिक चक्र या आर्तव चक्र या ऋतुस्राव जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 1 महीने का समय, लगभग 28 दिन का इसका समय होता है, ये होता है। और LS और FSH हार्मोन द्वारा, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन जिनको बोलते हैं, ये उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अपरा किसे कहते हैं। अपरा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण अवस्था में जब भ्रूण गर्भ में होता है तब उसकी नाभि से एक नलिका जुड़ी हुई होती है, ठीक है, उसको कहते हैं अपरा। जो एक नलिका होगी, ट्यूब होगी, जिसको बाद में नाभि का रूप दे देते हैं, उसको कहते हैं अपरा। इस अपरा के थ्रू जो शिशु है गर्भ में, वो भोजन और खनिज लवण, जो भी उसके आवश्यक पदार्थ हैं, जल आदि, वो अपनी माँ से या माता से प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी बस इतनी सी डेफिनेशन है कि नाभि से जो ट्यूब निकली होती है उसको अपरा कहते हैं और उसमें जो शिशु होगा उसको अपनी माता से भोजन या जल या और खनिज लवण जो होंगे वो गर्भावस्था के दौरान प्राप्त होते हैं। तो आज हमने गैमेटोजेनेसिस पर पढ़ा, जिसके अंदर शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन पढ़ा। उसके बाद हमने शुक्राणु की संरचना, आर्तचक्र, ऋतुस्राव पढ़ा और अपरा पढ़ा। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो ये वर्क है ये PDF के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।